कि आज आप इस ठंड में यहाँ बाहर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए हैं। बड़ी मुद्दत के बाद इस तरह आप सबसे मुलाकात का मौका जो है हासिल हुआ है। शायद पिछले साल जुलाई अगस्त के बाद ये पहली मर्तबा है कि तमाम प्रेस को एक साथ बुला के आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। आज आपको बुलाने का जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। हाल ही में हुकूमत ने यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन कराए हैं। नतीजे सबके सामने हैं। किस पार्टी ने कितने सीट लिए, यहाँ पे कश्मीर वादी में और जम्मू में नतीजे क्या रहे वो कोई छुपी बात नहीं है। सबको मालूम है कि किन किन ज़िलों में अक्सरियत किसकी है। इलेक्शन के नतीजों के बाद बार बार दिल्ली से, यहाँ की हुकूमत से, बीजेपी के आला जो स्पोक्स पर्सन्स या जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि ये जमहूरियत की जीत है। आज भी वज़ीर आज़म साहब जब एक सेहत को लेके प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें डीडीसी इलेक्शन के हवाले से की और कहा कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत की जीत हुई है। अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शुपियाँ ज़िले से की है। मेरे दो साथी सीनियर वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शुपियाँ के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, बार वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया। दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। शबीर कुल्ले साहब वो हैं जिनको 5 अगस्त के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं किया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई,
मुमताज़ यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सर बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा 3 दिन के बाद। एक सेकंड, वो है माइक यहाँ पे हमने लाया था, बस यहाँ पे आप कीजिए, माइक से यहाँ पे। एक सेकंड, इसको दोबारा शुरू करिए सर, यहाँ पे ये लाइए सर आप अपनी पार्टी बेसस पे मजबूत एक मेंबरशिप मूजूब वर्ड में बानन पान क्या वर्ड मतलब मैं वर्ड बानन अल्ताफ क्या दोपन कर बानन कस ये जाए तो सनो कस फान क्या खुदा रसूलस टोटल क्या ये जो जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का एक खावंद है। खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन अब ये जमहूरियत नहीं है, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, अब कबूल करिए। जमहूरियत का मतलब है कि हार जीत हम कबूल करें, अगर के हमें हम मान के चलें कि ये लोगों का फैसला है। अगर हम हार गए होते हम कबूल करते कि हम हार गए, लेकिन ज़्यादातर सीटें पीपल्स अलायंस को लोगों ने दी हैं। समझ में नहीं आता ये बीजेपी, अपनी पार्टी, रियासत की हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत ये इस चीज़ को कबूल क्यों नहीं कर पाते। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दोनों जम्मू कश्मीर की हुकूमत को और मरकज़ की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ मत करिए। जम्मू कश्मीर ने वैसे भी इन चीज़ों का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर के वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि इन इलेक्शनों में जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत को वो कहते हैं उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया है, तो मेहरबानी करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पुलिस को, अपने सिविल अफसरों को कहिए कि वो इन चीज़ों में दखल ना दें। जहाँ पे मेरे 2 सीनियर साथी अब कैद में हैं, उनको फौरी तौर छोड़ दिया जाए, और जो इस तरह जीते हुए कैंडिडेट्स के फैमिलीज़ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इसको रोक दिया जाए, ताकि आवाम की जो आवाज़ है वो सब पूरी तरह से सुन पाएँ। यही मैं आपसे कहना चाहता था, और इसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उमर साहब, भाजपा कह रही है कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद लोग अब जोक दर जोक हिस्सा लिया है इस डीडीसी इलेक्शन में। आप कह रहे हैं कि ये इस पावर के खिलाफ है, तो किन की हम सुने? बीजेपी का कहना ही गलत है, क्योंकि अगर आप इन इलेक्शनों का मुकाबला 2014 के असेंबली इलेक्शन के साथ करें तो लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उस इलेक्शन के मुकाबले कम रही। अब चलिए, असेंबली का शायद लोकल इलेक्शन के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए,
पंचायत इलेक्शनों के साथ मुकाबला करिए जो 2011 70-80% से कम कश्मीर की वादी में वोट नहीं पड़े। तो अगर बीजेपी का ये मानना है कि इससे पहले इस तरह इलेक्शनों में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो गलत है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 2019 के बाद, खासकर 5 अगस्त के बाद इलेक्शन कराए गए और अगर 2018 के पंचायत इलेक्शनों के साथ इसका मुकाबला करें तो टर्नआउट ज़्यादा बेहतर रहा। लेकिन अभी भी अगर आप जम्मू का मुकाबला कश्मीर के साथ करें तो इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं रही कश्मीर से जितनी शायद बीजेपी वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे। Umar Sahab, on many seats we have seen that PDP, which was a constituent of PAGD and your party, they had candidates. For example, even CPIM had certain candidates in Kulgam district. What was the alliance about then? If you couldn't agree on the majority of on the majority of seats we agreed. Yes. On some seats, there was an exception where the alliance had candidates from multiple parties. But please understand the circumstances under which we fought these elections. This alliance came into being only a few months ago. Barely had the alliance come into being that this government announced the elections. The process of elections had already started. The first notification had already been issued when we sat down to discuss whether to participate or not. In fact, most commentators had made up their minds that the alliance would not even survive seat sharing negotiations. And therefore, although it is unfortunate that we were not able to solidify the alliance on every seat, I think the fact that on a very minuscule number of seats we ended up in a contest, I don't think that's a big deal. I think the fact that the alliance was able to cement a seat sharing arrangement is far more important than the fact that we fought against each other on a handful of seats. A request supplementary to this: how do you see Congress role? Because they were part of the alliance in the first phase. Even you conceded the seat for this. See, as far as we were concerned, we had considered the Congress to be a constituent of the Gupkar alliance, because the Congress was part of the original signatories. On 4th August 2019, the Congress was part and parcel of the meeting of the then what became the Gupkar alliance. Subsequent to that, as the seat sharing negotiations and discussions started, there was a press statement issued from Delhi in which they distanced themselves from the alliance. They wanted only a seat sharing arrangement with us, which was not acceptable to us. As far as we were concerned, you were either part of the alliance or you weren't. They weren't, and that's as far as that goes. How reliable will be the party going ahead? Because you have a larger goal ahead of you. As far as our goal is concerned, we, the remaining members of the People's Alliance, we will continue to fight for what we have declared, which is that 5th August 2019 is not acceptable to a majority of the people of Jammu and Kashmir. हमने कभी यही नहीं कहा कि 100% लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि अक्सरियत इस जम्मू कश्मीर की आबादी की, वो कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि अक्सरियत जो है वो पीपल्स अलायंस के साथ है। Many PAGD leaders have been detained under this preventive detention, including your party, NC and People's Democratic Party. What's your take on that? हम तो इसकी मुखालफत करते हैं। समझ में नहीं आता कि जिन लीडरों को उठाया गया है किस वजह, यहाँ तो जैसे मैंने आपसे कहा जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? हम कौन सा जुलूस निकाल रहे हैं? हम कौन से पटाखे बजा रहे हैं? हम कौन सा मुल्क के खिलाफ कोई नारा दे रहे हैं? हम अभी तो इलेक्शनों में हिस्सा लेके आए हैं, तो आप किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं इन लोगों को बंद करके? वो समझ में नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं हुकूमत को इनको छोड़िए, और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो बताइए ना, अब आपने इनको पकड़ा क्यों है? आपने अगर 105, 107 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अगर आपने उस तहत इनको पकड़ा है तो आप बताइए ना अब आप क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया है पब्लिक डिस्टर्बेंस का, हमने कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं दिया, हमने कोई मतलब सेलिब्रेशन का भी प्रोग्राम नहीं दिया। हमने ना इलेक्शन जीता है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि हम जाके सड़कों में अब जश्न मनाएंगे। हमने कहा ना नतीजे निकल गए, अब हम आगे अपना काम कर लेंगे। तो वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, हुकूमत जवाब दे कि किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन लीडरों को उठाया गया है। हमारे 2 लीडर
उठाए गए सिर्फ शुपैया ज़िले से, और इनका निशाना भी शुपैया है। अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से जुड़े हुए जो जीत के आए हैं, अगर उनको लिया गया है अपनी पार्टी में सिर्फ शुपैया से, तो मतलब सीधा आपके सामने है। कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी नहीं दी ना, मैंने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मुझे कैंपेन करने नहीं दिया। हकीकत ये है कि ना मैंने कैंपेन करने की कोशिश की, ना मेरा कैंपेन करने का कोई इरादा था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर बेशतर हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको शुरू में गेस्ट हाउसों में और होटलों में रखा गया और उनको निकलने नहीं दिया, और फिर उन्होंने कैंपेन को मजाक बनाया। बड़ी अजीब कैंपेन रही इस बार कि अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स को एक साथ एक ही गाड़ी में बिठाया जाता था, फिर इलाके में लिया जाता था, फिर उनको कहा जाता था कि आपके पास 2 घंटे हैं, कैंपेन करिए और 2 घंटे के बाद वापस आइए। और फिर वो कैंपेन उस इलाके में करके सारे कैंडिडेट्स फिर वापस आके उस गाड़ी में बैठते थे और फिर एक साथ जाके गेस्ट हाउस वापस चले जाते थे। ये कौन सा इलेक्शन है? ये कहाँ का कैंपेन है जनाब? हमारी मेरी समझ में नहीं आता। हम जब हुकूमत में थे हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। ये पहली मर्तबा है कि मैंने इलेक्शन देखा जिसमें कैंडिडेट होना भी सज़ा और इलेक्शन को रोकना और कम वोट पड़ना ये भी हुकूमत की कोशिश रही। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर एनसी पिछले 2-3 दिन पहले एक प्रोटेस्ट आया था श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में, उसमें यह बताया गया था, उन्होंने वो एलिगेशन लगाया कि एनसी ने कंगन ए में धांधली की है इलेक्शन में। किसने? और कंगन ए से सर, हाँ। कंगन ए और बी सर, पूरे कंगन में ये एलिगेशन है सर। और खाग जो बडगाम का एरिया है वहाँ से भी लोग आए थे, एनसी ने वहाँ पे वाजवान खिलाया लोगों को। क्या वाजवान आप नहीं, उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर चाय स्टॉल लगाया गया। अगर चलिए पहले खाग की बात करते हैं। अगर खाग में हमने वाजवान खिलाए तो मुझे लगता है मेरे उम्मीदवार को उस एक घर में जाके उस वाजवान के पैसे वापस लेने चाहिए क्योंकि हम सीट हारे। चलिए सर, हम सीट हारे। जहाँ तक आप कंगन की बात करते हो, कौन रोकता है ना आपको इंक्वायरी करने से? हम हुकूमत में बैठे नहीं हैं, हम क्या धांधली करेंगे ना? मैं मानता अगर हुकूमत हमारी होते, अफसर हमारे होते, पुलिस वाले सड़क पे हमें सलाम कर रहे होते, मैं कहता ना हाँ हम धांधली करने वाले हैं। हमको भूत तब हम ना हमें ना कैंपेन करने दिया, ना हमें निकलने देते हैं, हमारे उम्मीदवार हमारे लोगों को बंद किया जाता है, धांधली हम करें? वहाँ के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए प्रेस कॉल क्योंकि हमने जीता। अगर उनके पास सबूत है तो ले जाना हुकूमत के पास। हमने आपको अभी सबूत पेश किया, सबूत के बुनियाद पे हम आपसे कह रहे हैं कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो लाएं सबूत, जो भी हुकूमत का फैसला होगा हमारे सिरांक होगा। बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो बाय एंड लार्ज द जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट बेल नॉट जेल। अब वो इतने मतलब अरसे से अंदर है, उनसे जितनी पूछताछ होनी थी हो गई है, अब तो अदालत के जरिए उनको बेल मिल जाना चाहिए। उसके बाद एज आई सेड इन एन इंटरव्यू टू वन ऑफ आवर चैनल्स द अदर डे, The law presumes you to be innocent until proven guilty. अगर इंजीनियर रशीद या किसी और के खिलाफ आपके पास इतना सबूत है तो लड़िए ना केस कोर्ट में। आप कोर्ट में केस लड़िए, इंजीनियर रशीद साहब वहाँ अपनी सफाई देंगे और अदालत के ज़रिए फैसला होगा कि वाकई क्या ये गुनहगार हैं या नहीं है। लेकिन ऐसे बंद रखना तो दिस इज़ नॉट द वे इन विच लॉ शुड फंक्शन। सर अगर हम अभी देखें जम्मू कश्मीर एक सीटें ना, अब ज़्यादा सीटें तो हमने ली एज पीएजीडी के बगैर। नहीं ना, एज पीएजीडी के बगैर कैसे? ये तो आप फिर कहोगे एज यूपीए के बगैर, एज एनडीए के बगैर, एज अलायंस के बगैर। हमने जनाब हमने इलेक्शन के बाद तो अलायंस नहीं बनाई ना, हम इलेक्शन से पहले अलायंस में गए। हमने लोगों से कहा कि हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों ने मतलब इंडिविजुअली तो हमें वोट नहीं दिए, जॉइंट वोट दिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने जो है ज़्यादा सीटें ली। हाँ, वोट शेयर बीजेपी का हमारे मुकाबले में ज़्यादा है। वो उसके 2 वजह हैं। एक तो उन्होंने हमसे ज़्यादा सीटें लड़ी और दूसरा हम जानते हैं ना अब यहाँ और सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स अलायंस फॉर गुप्ता डिक्लेरेशन के हैं।